नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ी साजिश का नया एपिसोड लॉन्च कर दिया गया है। भारत में विदेशी मेहमान आए हुए हैं। 26 जनवरी से पहले दिल्ली के अलग अलग कैंपस में स्टूडेंट्स के मोबाइल तक एक फिल्म पहुंचाई गई। इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों विदेशी हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनाई गई पूरी फिल्म विदेशी पैसे से तैयार हुई है, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर 2024 चुनाव से पहले रिलीज करने का प्लान बनाया गया है। भारत इस साल G20 ग्रुप को लीड कर रहा है। बड़े बड़े वीवीआईपीज मेहमानों का इस एक साल में भारत आना होगा, इसलिए पहले ही मोदी को मुसलमान विरोधी डिक्लेयर करने की तैयारी शुरू हो गई है। जो बातें झूठी हैं, जिन बातों का कोई आधार नहीं है, जो बातें सुप्रीम कोर्ट तक में साबित नहीं हुई हैं, उन सब कोरी अफवाहों को भरकर एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है और मोदी को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को भड़काने के लिए एक सुनियोजित तरीके से सीरीज शुरू हो गई है। इससे पहले कि हिंदू हो या मुसलमान प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाएं, सोशल मीडिया पर कुछ लिखने लगे, पूरी बात जिम्मेदारी से आपको समझाते हैं। SOS मैसेज भेजा गया, मोदी का नाम फिट किया गया, एक लोकेशन का वेन्यू तय हुआ, टाइमिंग फिक्स हुई, इनवाइट भेजा गया। जलती हुई ट्रेन की इमेज लगाई गई, भड़काऊ पोस्टर बनाया गया, शाम 6 बजे आने को कहा गया। दूसरी लोकेशन पर 27 जनवरी की डेट फिक्स हुई, शाम 4 बजे बुलाया। एक और तारीख दी गई, 1 फरवरी की डेट तय हुई, वही पर्चा दिखाया गया, यहां भी मोदी का चेहरा लगाया गया। पहला प्लान JNU में एग्जीक्यूट हुआ। मंगलवार रात की कॉल दी गई, मोदी के खिलाफ ऑल आउट अटैक की स्क्रिप्ट लिखी गई। रात के अंधेरे में मंच सजा, QR कोड पहले से रेडी था। भीड़ इकट्ठा होते ही मोबाइल QR कोड बांटे गए। स्कैन एंड वॉच। लैपटॉप ऑन हुआ, विदेशी प्रोपेगेंडा वाली हेट मोदी डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण शुरू हो गया। कुर्सी पर लैपटॉप, जमीन पर एंटी मोदी मोर्चे के सारे एक्टर्स। लैपटॉप की बैटरी डाउन हुई तो मोबाइल ऑन हो गया। एक मोबाइल स्विच्ड ऑफ हुआ तो दूसरा ऑन हो गया। मकसद एक, इरादा एक। भारत विरोधी इंटरनेशनल साजिश का प्रचार करो, देश के भीतर मोदी पर 24 से पहले प्रहार करो। ये कोई डिसेंट नहीं है, ये मोदी विरोधी ताकतों का एक प्रपंच है और इस प्लान का हिस्सा ही यही है कि मोदी के खिलाफ नैरेटिव बनाओ, 24 में किसी भी तरह मोदी को हटाओ। मोदी हटाओ वाली पिक्चर में एक नहीं कई सारे कैरेक्टर हैं। इंटरनेशनल गैंग भी एक्टिव है। NTCAA प्रोजेक्ट वाले हिडन प्रोटेस्टर्स भी हैं। मोदी को डिक्टेटर बताने पर तुले दर्जन भर से ज्यादा पॉलिटिकल स्क्रिप्ट राइटर्स हैं और उनके मास्टर्स हैं और उनके आपत्तिजनक नारे भी।
मोदी के दुश्मनों का एक अघोषित अलायंस तय हो चुका है। इसमें कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है। इसमें एनएसयूआई भी है, राहुल का करीबी और एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। इसमें लेफ्ट की स्टूडेंट विंग एसएफआई की एक्टिविस्ट और जेएनयू-एसयू की अध्यक्ष आयशी घोष भी है। मोदी विरोधी विदेशी प्रोपेगेंडा पीस के लेफ्ट वाले प्रमोटर्स दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी हैं, जामिया में भी हैं, बंगाल में भी हैं, हैदराबाद में जमाते इस्लामी हिंद का स्टूडेंट विंग, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन भी लीड रोल में है। केरल में यूथ कांग्रेस भी इस मोदी विरोधी साजिश में शामिल है। सोचिए कितने बड़े स्केल पर एडवांस में प्लानिंग की गई। प्रोजेक्टर लगे, माइक चेक हुआ, ऑडियो वीडियो चेक हुआ और भीड़ इकट्ठा कर देश का माहौल खराब करने के लिए मोदी को बदनाम करने वाला प्रसारण सबसे पहले केरल में कांग्रेस ने शुरू कर दिया। कांग्रेस की देखा देखी जेएनयू में लेफ्ट एक्टिव हुआ, खूब हंगामा हुआ। मैं ये बात क्यों बोलना चाहूंगी, हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट्री है हम लोग देखेंगे। एसएफआई एक्टिविस्ट और जेएनयू-एसयू की अध्यक्ष आयशी घोष ने छात्रों को उकसाया। वो किस तरीके से डरते हैं कि सच्चाई बाहर आ जाएगा। इंडिया प्रेसिडेंट एंड द बीजेपी बहकाया, भड़काया, बार बार हेट मोदी वाला टेप बजाया और हर बार यही फैलाया जब बाहर ढिंढोरा पीटते कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखो, उसका लिंक शेयर करो, डाउनलोड करो, वीडियो वायरल करो। जिनको बताने की जरूरत है वो एक स्क्रीन को बंद करेंगे, हम 1000 स्क्रीन उनके सामने खोल के देखेंगे। अगर पुलिस का दम है, अगर बीजेपी का लठबाज का दम है, वो आए यहाँ पे और स्क्रीनिंग बंद करके दिखाए। जो सरकार है जो आज जेएनयू के अंदर एक फिल्म स्क्रीनिंग से डर रहा है, वो एक्चुअली दिखाता है कि वो किस तरीके से डरते हैं कि सच्चाई बाहर आ जाएगा। They chose to break our spirit. They chose to thought कि वो हमारे अंदर डर पैदा करके व्हाट्सएप ग्रुप में ये बोल के कि पीटेंगे, लठ मारेंगे, कूटेंगे, ये बोल के जेएनयू के जो स्पिरिट है और डिसेंट को इसको खत्म कर सकते हैं। ये कैंपस बीजेपी के या संघ के ऑर्डर से नहीं चलता है। ये बीजेपी आएगा, कोई सरकार आएगा, हमें फर्क नहीं पड़ता। इनके मुंह पे बोल रहे हैं हम लोग ये बात, हमें फर्क नहीं पड़ता। मोदी के खिलाफ क्या कहना है, क्या क्या करना है, सब पहले से तय था। बाकायदा इनवाइट भेजे गए। आयशी घोष ने खुद ट्वीट करके मैसेज वायरल कराया। जब एक्शन लिया गया, लाइट काट दी गई, तो इन लोगों ने नया पैंतरा अपनाया। मोबाइल क्यूआर कोड भिजवाया। एंटी इंडिया नैरेटिव वाले विदेशी प्रोपेगेंडा को रात भर फैलाया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम लोग जो क्यूआर कोड है आप में सब में बांटेंगे। दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट दैट वी विल बी कंटिन्यूइंग हियर। उनके लोग एबीवीपी के लोग, राइट विंग ग्रुप्स जब बाहर ढिंडोरा पीटते हैं कि मोदी जी ने गुजरात में 2002 में जो किया है उस पे उनको शान है, जिसके वजह से उनको लगता है कि 2014 और 2019 में वो लोग इलेक्शन जीत के आए हैं। वो बाहर ढिंडोरा पीट के बोलते हैं और वही सच्चाई अगर डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाया जाता है तो उनको वो प्रोपेगेंडा और झूठ बोल के हमारे सामने बोलते हैं कि हम लाइट काट देंगे, हम आपको देखने नहीं लेंगे। एक बात साथियों, अगर आज हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हम ये बात बोलना चाहते हैं, आप लाइट छीन सकते हो, आप हमारे हाथ से स्क्रीन छीन सकते हो, आप हमारे लैपटॉप छीन सकते हो, लेकिन हमारे आंखें, हमारी जो जज्बा है उसको नहीं छीन सकते। आप स्क्रीनिंग को बंद कर सकते हो लेकिन हमारी व्यूइंग को बंद नहीं कर सकते हो। जो आज जेएनयू के अंदर एक फिल्म स्क्रीनिंग से डर रहा है। मोदी के खिलाफ जो लॉबी देश में अचानक एक्टिव हुई है, उसे विदेशी ताकतों का खुला समर्थन है। सबूत आपके सामने है। आयशी घोष का वीडियो अब विदेशी ट्विटर हैंडल्स पर घूमने लगा है। बीबीसी वाले हैशटैग के साथ देख लीजिए गुजरात वाला कैसा नैरेटिव फैलाया जा रहा है। गुजरात में दंगे करवाए हैं 2002 में, उस तरीके से
यूपी में या पूरे देश भर में मोदी जी उस एक मॉडल को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। हम जो स्टूडेंट्स हैं, हम जो देश के नागरिक हैं, हम बोल रहे हैं कि आपकी सिटीजनशिप, आपकी ये मॉडल को हम लोग डिफीट करेंगे। और हम तब डिफीट करेंगे जब हम सच्चाई को बार बार देखेंगे और लोगों के मेमोरीज को में इसको इस तरीके से हम लोग बार बार बोलते रहेंगे। हम पूछना चाहते हैं, जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पोग्राम करवा रहे थे, जब इनके मिनिस्टर घूम घूम के ओपनली बोल रहे थे कि काट देना चाहिए, मार देना चाहिए, मुसलमानों को इस तरीके से वो करना चाहिए, तब किसने अरेस्ट किया? शर्म नहीं आता है? सोचिए, बात एक फेक डॉक्यूमेंट्री से शुरू हुई और मनोहर कहानियां तक पहुंच गई। लेफ्ट की एक्टिविस्ट अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी मंत्री का नाम फिट करके झूठी कहानी गढ़ के जेएनयू के छात्रों को गुमराह करने लगी, भड़काने लगी। डरपोक लोग वहीं पे खड़े होकर स्टूडेंट्स को मारने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे बैठ के ये तमाशा नहीं देख सकते कि हम लोग कैंपस वापस इस तरीके से, हमें नहीं पता है कि उस तरीके से किस तरीके से वो लोग मार रहे हैं वहाँ। जेएनयू में बैन डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण इस हेट मोदी प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा था। आरोप तो ये तक है कि प्रोजेक्ट का दूसरा हिस्सा जमीन पर, सड़क पर आग लगाने का भी था और इसके लिए बाकायदा बाहरी लोगों को कैंपस में बुलाया गया, हॉस्टल में ठहराया गया। एबीवीपी ये भी दावा कर रही है कि उपद्रवियों को जंगल में छिपाया गया था, लाठी डंडों का इंतजाम करने तक को कहा गया था। ये कलेक्शन ऑफ फोटोज है, इसमें 2 सिर्फ जेएनयू के स्टूडेंट हैं, बाकी सब बाहर के हैं, बाहर के लोग करके सर्कल किया हुआ है आपने। ये स्पेनिश सेंटर का है, ये आमिर जमील है, पर्शियन सेंटर का है। बाकी इसके अलावा जेएनयू का कोई स्टूडेंट नहीं है। ये कौन लोग हैं? ये सब जामिया से आए हैं, 2 दिन से रुके हुए थे कैंपस के अंदर इसी आगजनी और पत्थरबाजी के कारण और इसी इवेंट के कारण। ये चाहते थे कि चूंकि ये फिल्म स्क्रीनिंग फ्लॉप ना हो जाए तो ऐसी कोई ना कोई चीज करो जिसके कारण ये नाम में आ जाए। दूसरा आप ये देखिए, नीतीश है, नीतीश नारायण एसएफआई का कार्यकर्ता, झाड़ियों में क्या कर रहा है? कौन सी पत्थर डंडा इकट्ठा कर रहा है? किस चीज के लिए कर रहा है? आपकी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग थी ना, तो वो करते, पत्थर डंडा इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? कौन स्टूडेंट्स हैं, किस पार्टी से जो इनको श्रेय दे रहे थे और हॉस्टल्स में रह रहे थे 2 दिनों से? एसएफआई और आईसा और डीएसएफ, ये तो क्लियर कट बात है। जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, इवेंट को सक्सेसफुल कराने के लिए, चूंकि जेएनयू में अभी एग्जाम चल रहे हैं, कोई स्टूडेंट इनका साथ देने को तैयार नहीं है। आउटसाइडर भी इन्होंने बुला रखे थे, इन्होंने जामिया से, इन्होंने डीयू से, हर जगह से इन्होंने अपनी जो बैंड जो डॉक्यूमेंट्री है उसकी जो प्रशासन द्वारा बैन की गई है, तो उसको दिखाने के लिए वो लोग बाहर से भी लोग भीड़ लेकर के आए थे। 2 लोकेशन पर लेफ्ट एक्टिव हुआ, 1 लोकेशन पर कांग्रेस सक्रिय हुई, 1 लोकेशन पर एसआईएफ एक्टिव हुआ और अभी बंगाल में हंगामे की डेट भी फिक्स हो चुकी है। मोदी विरोधी ये अलायंस सड़क से लेकर यूनिवर्सिटी तक साफ साफ दिख रहा है। इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ कैलेंडर देखकर, साल देखकर हुआ। प्लान सिंपल था, एक बड़ा गेस्ट इंडिया में है, मोदी के खिलाफ माहौल बना दो। 2002 वाली बीबीसी की फेक स्क्रिप्ट, फेक नैरेटिव फैला दो। एक्शन शॉर्ट टर्म है लेकिन गोल लॉन्ग टर्म वाला है। उन्होंने पत्थरबाजी शुरू किया, वहीं से पत्थरबाजी शुरू किया स्टूडेंट्स के ऊपर, और गुंडागर्दी हम लोग नहीं सहेंगे। अगर उनको लग रहा है गुंडागर्दी करके बच जाएंगे हर बार, नहीं होगा, ये नहीं सहन होने वाला है जेएनयू के अंदर। और एबीवीपी का आज जो हुआ है ना, पूरा कैंपस एबीवीपी को जानता है और गंदे तरीके से आने वाले समय में एबीवीपी डिफीट होगा इनके ये एजेंडा से। हैरान करने वाली बात नोट कीजिए, केरल में सीपीएम समर्थित डीवाईएफआई, एसएफआई और कांग्रेस का यूथ विंग मंगलवार दोपहर से ही विवादित डॉक्यूमेंट्री को मोबाइल पहुंचा रहा है। सड़क पर, चौक चौराहों पर एंटी मोदी एजेंडा चलाया जा रहा है। पिछले 1 हफ्ते से सोशल मीडिया को हथियार बनाकर इस विदेशी साजिश को परोसा जा रहा है। ये लो पहला पार्ट देखो, ये लो दूसरा पार्ट देखो। पहला लिंक डिलीट हो गया तो ऑडियो के साथ दूसरा लिंक ले लो। देर मत करो, जल्दी करो, अभी वीडियो देखो। मोदी के सारे दुश्मन इकट्ठा होकर बस वही बीबीसी वाला राग अलापे जा रहे हैं, बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं।
हजारों करोड़ रुपए से सच्चाई नहीं दबाई जा सकती। सच्चाई आ जाती है बाहर, कभी ना कभी सच्चाई दिख जाती है। राहुल जी, आपके अनुमति से एक उनके माइंड में ये है, बीजेपी के माइंड में है कि पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। आरएसएस, बीजेपी, इनके नेताओं के माइंड में है कि सत्ता से और पैसे से कुछ भी करा जा सकता है। आप किसी को भी मतलब डिमीन कर दो, किसी भी की छवि को खराब कर दो, कोई भी सरकार खरीद लो, जो भी करना चाहो सोचते हैं कि पैसे से करा जा सकता है, मगर यह सच नहीं है। सच्चाई सत्ता को, पैसे को, सबको परे कर देती है और वो आस्ते 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 बीजेपी नेताओं को बात दिखने लगी है। वो हम उनको बहुत गहराई से समझाएंगे कि इस देश में सच्चाई चलती है, पैसा, घमंड, सत्ता नहीं। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सरकार सच को छिपा नहीं सकती, खरीद नहीं सकती। सच हमेशा सामने आता है। किसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने से सच छुप नहीं जाता। मगर राहुल यहां पर जिस डॉक्यूमेंट्री का जिक्र करके मोदी पर अटैक कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्री ही सवालों के घेरे में है। मोदी के दुश्मन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, ईवीएम को नहीं मानते, पीएम को नहीं मानते, लेकिन भारत को बदनाम करने वाले पश्चिमी मीडिया के नैरेटिव को गले लगाते हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि मोदी के दुश्मन खुद को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझने लगे हैं। उनका धंधा सिर्फ एक है, 10 लोगों को बुलाओ, बीच चौराहे टीवी स्क्रीन लगाओ, स्पीकर लगाओ, डॉक्यूमेंट्री दिखाओ, फिर ट्विटर पर आओ, 4 लाइनें चिपकाओ और मोदी को मुसलमानों का दुश्मन बताओ। कुछ दिन और रुक जाइए, हो सकता है मोदी विरोधी मोर्चा इस बकवास डॉक्यूमेंट्री का सबटाइटल भी घुमाने लगे, डब करके हिंदी में भी एजेंडा परोस दे, नॉन स्टॉप झूठ फैलाने लगे। ऐसे में आज आपको उन लोगों का भी सच जानना चाहिए जो गुजरात के बहाने मोदी पर अटैकिंग है। जरा इनकी हिस्ट्री देखिए। 1969 में गुजरात दंगे हुए, 660 लोग मारे गए, 430 मुसलमान थे। 1983 में असम में दंगे हुए, मारे गए 2000 से ज्यादा लोग मुसलमान थे। 1999 में बिहार के भागलपुर में दंगे हुए, 1000 से ज्यादा की मौत हुई, 876 मुस्लिम थे। 1992 के मुंबई दंगों में 900 लोग मारे गए, 575 मुसलमान थे। 1984 में वही कांग्रेस थी जिसके राज में 4000 से ज्यादा सिख मारे गए। इन सभी केसेस की तुलना गुजरात 2002 से कीजिए, तब 1169 लोगों की मौत हुई, 781 मुस्लिम थे, बाकी हिंदू पुलिस की कार्रवाई में मारे गए, जबकि बाकी दंगों में कोई एक्शन नहीं हुआ। एक नैरेटिव ये फैलाया जाता है कि गुजरात में हजारों मुसलमानों की मौत हुई। सच क्या है? सच ये है कि 781 मुस्लिम मारे गए, हजारों नहीं। मौत एक भी हो, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन एजेंडा चलाने के लिए गलत नंबर्स को डिफेंड भी नहीं किया जा सकता। मोदी के दुश्मन आरोप लगाते हैं मोदी ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। सच ये है कि गुजरात के कई इलाकों में फौरन कर्फ्यू लगा दिया गया था। 28 फरवरी 2002 को 1000 पैरामिलिट्री फोर्स के जवान डिस्पैच किए जा चुके थे। नोट करने वाली बात यह है कि 27 फरवरी को कार सेवकों को जलाया गया, 28 को दंगे शुरू हुए और उसी दिन बड़ी संख्या में जवान तैनात हो गए। 1 मार्च 2002 को सेना ने फ्लैग मार्च करना शुरू कर दिया।
सब 48 घंटों में हुआ। इसके उलट देश के दूसरे दंगों में क्या हुआ? रेड्डी कमीशन के मुताबिक 1969 के गुजरात दंगों में मैन पावर होने के बावजूद सरकार ने शुरुआत में फोर्स का कड़ाई से इस्तेमाल नहीं किया, कर्फ्यू लगाने में देरी की, और तब मोदी वहां के सीएम नहीं थे। नानावटी कमीशन के मुताबिक 84 में भी लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल्यूर रहा, पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। मिश्रा कमीशन ने भी माना कि पुलिस ने गंभीरता को नजरअंदाज किया। सेम टू सेम ऐसा ही पैटर्न देश में हुए तमाम दंगों में देखने को मिला, लेकिन विदेशी एजेंडा चलाने वालों ने और मोदी के दुश्मनों ने सबसे ज्यादा जिक्र गुजरात 2002 का ही किया, बाकी दंगों का नहीं। उन दंगों में उस वक्त की सरकार की नाकामी का नहीं। इसलिए बीबीसी के विवादित डॉक्यूमेंट्री को सीधे सीधे उन लोगों की साजिश कहा जा सकता है जो किसी भी तरह मोदी को हटाना चाहते हैं। आरोप क्या था? दंगे मोटिवेटेड थे, दंगों में राज्य सरकार का हाथ था, दंगों में मुख्यमंत्री का हाथ था, यहां तक भी कह गए। आरोप यह था, दंगे से कौन इनकार कर रहा है? देश में दंगे कई जगह पे हुए हैं। कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर, एक त्रिकूट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया, और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मानने लगे। एक पुलिस अफसर का नाम दिया है, एक एनजीओ का नाम दिया है, और कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स का नाम दिया है। केवल और केवल, और उस वक्त जो यूपीए की सरकार आई उसने ढेर सारी मदद करी है तीसरा सेटेलाइट के एनजीओ को, ढेर सारी मदद करी है, सबको मालूम है, पूरे लुटियन दिल्ली को मालूम है। केवल और केवल मोदी जी को टारगेट बनाकर ये सब किया गया, उनकी छवि को हानि पहुंचाने के लिए किया गया, उनको दंगों के केस में उनकी लिप्तता बनाने के लिए किया है, मगर सत्य को कुछ नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूं, जो हम पर लगाते हैं, उनके शासन जहां जहां रहे हैं वहां दंगे नहीं हुए हैं क्या? उत्तर प्रदेश का वो इतिहास उठाकर देख लीजिए, दंगों का पॉलिटिकल उपयोग करना ही नहीं चाहिए। गुजरात में जब भी इन्वेस्टमेंट समिट होता था, हर अखबारों में दंगों पर आर्टिकल आ जाते थे, 10 साल तक 12 साल तक कंटिन्यूअस आए। मोदी जी जब भी विदेश जाते थे, उनको एम्ब्रेस करने के लिए विदेश के अखबारों में आर्टिकल छपाए गए। एक व्यक्ति को परेशान करने के लिए कैसा हो सकता है? मुझे तो लगता है आप जैसे व्यक्तियों ने थीसिस लिखना चाहिए। ये मोदी विरोधी खेमा कल भी सुपर एक्टिव था, आज भी सुपर एक्टिव है। भारत G20 का अध्यक्ष है। 26 जनवरी के लिए इजिप्ट जैसे मुस्लिम देश के राष्ट्रपति भारत के चीफ गेस्ट हैं। एक मुस्लिम राष्ट्राध्यक्ष को ग्रैंड वेलकम मिला है, और इसीलिए पूरी प्लानिंग के साथ मोदी को मुसलमानों का दुश्मन बताने वाली डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण अचानक शुरू हुआ है। और अब बात पठान की, जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड को नई उम्मीद दे दी है। पठान ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन झंडे गाड़ दिए, और अब तो पठान का मिडनाइट शो भी शुरू हो गया है। देश भर के सिनेमा हॉल्स में लेट नाइट शो यानी रात 12:30 बजे से भी पठान फिल्म दिखाई जा रही है। तो क्या सच में फिल्म इतनी जबरदस्त बिजनेस कर रही है? क्या फिल्म वाकई इतनी हाउसफुल है कि लेट नाइट शो शुरू करना पड़ रहा है, या फिर यह क्रेज सिर्फ 24, 48 या फिर 72 घंटे का है? असली ताकत वीकेंड के कलेक्शन के बाद पता चलेगी। पर सवाल यह है कि क्या पठान के बाद बॉलीवुड के बायकॉट कल्चर पर फुल स्टॉप लग जाएगा? क्योंकि ऐसा लगता है कि पठान को इसी बायकॉट की वजह से इतनी लोकप्रियता मिली। क्या बॉलीवुड से खान का बहिष्कार अब बंद हो जाएगा? क्या विश्व हिंदू परिषद जैसी हिंदूवादी संस्थाएं अब विरोध का रोड़ा नहीं अटकाएंगी? पूरी रिपोर्ट देखिए। अब पठान के वनवास का टाइम खत्म हुआ।
आ गई पठान की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। बहुत अच्छे, जिन लोगों ने पठान मूवी को बायकॉट करे उनको एक बार फिजिकली जाके मूवी देखनी पठान यू आर लुकिंग पूरा मजा आया मूवी एकदम बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा। बेस्ट कैसी लगी? अमेजिंग अनबीटेबल। जिसने बायकॉट की थी ना उसने सिर्फ एक जजमेंट में किया था कि रंग है, लेकिन पूरी मूवी पूरी देशभक्ति वाली मूवी है। बहुत बढ़िया मूवी है, एक बार वॉच की नहीं है, आप बार बार दिखे। 5 साल बाद SRK का त्योहार, फैंस के क्या हैं विचार? कंप्लीट एंटरटेनर जो आप एक्सपेक्ट करते हैं इस फिल्म से। इस फिल्म में स्टार्स है, स्टार पावर है, स्केल है, सॉन्ग्स है, स्टंट्स है, एक्शन है, लोकेशंस हैं, मतलब जो आप चाहें वो है। एंड ऑफ कोर्स सरप्राइजेस भी है एंड ऑफ कोर्स शाहरुख खान लाइक नेवर बिफोर, एक शानदार वापसी। 5 दिन में 200 करोड़ कैसे कमाएगी पठान? बवाल, धमाल, कमाल, बेमिसाल, जिससे पूछो बस यही कह रहा है। पठान फिल्म कैसी है ये तो आप खुद देखकर तय कीजिए, लेकिन फिल्म ने क्या क्या रिकॉर्ड बनाए हैं और क्या क्या बनाने वाली है ये हम आपको बता देते हैं। फिल्म क्रिटिक तरन आदर्श के मुताबिक पठान हिंदी फिल्मों की अब तक की सबसे बड़ी रिलीज है। वो पूरी दुनिया में 8000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है, देश भर में 5500 और बाकी दुनिया में 2500 स्क्रीन पर। सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग के मामले में पठान दूसरे नंबर पर है। पठान के 5,56,000 एडवांस टिकट बुक हुए थे। पहले नंबर पर बाहुबली 2 है जिसके 6.5 लाख टिकट बुक हुए थे। पठान ने KGF 2 को पीछे छोड़ा है जिसके 5,15,000 टिकट बुक हुए थे। तरन आदर्श का अनुमान है कि पठान पहले ही दिन 45 से 50 करोड़ रुपए की कमाई करेगी। कल 26 जनवरी की छुट्टी है, इसलिए कमाई और ज्यादा होने की उम्मीद है। इसके बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार को भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की उम्मीद है। तरन आदर्श का अनुमान है कि इन 5 दिनों में पठान 200 करोड़ की कमाई कर लेगी। तो ये कि जैसा ही पहला शो खत्म हुआ तो मुझे इमीडिएटली यशराज वालों ने ऑफिशियली बता दिया है कि पहले शो के बाद 300 शोज और बढ़ गए हैं। तो ये जो 300 शोज बढ़े हैं इस फिल्म के, इससे साबित होता है कि दर्शकों को फिल्म पसंद आ रही है। इससे पता चलता है कि जो थिएटर वाले उनमें उत्सुकता है फिल्म को लगाने की। दूसरी बात, ये जो फिल्म है ये अगर हिंदी फिल्मों की बात करें तो सबसे बड़ी रिलीज है। 5,500 स्क्रीन हिंदुस्तान में रिलीज हो चुकी है। इससे पहले कोई हिंदी फिल्म इतने बड़े पैमाने पे रिलीज नहीं हुई थी। 2,500 स्क्रीन विदेशी मुल्कों में, तो टोटल 8,000 स्क्रीन में ये विश्व भर में रिलीज हो गई है। इसका हिंदुस्तान में बिजनेस कैसा रहेगा, मैं सोचता हूं, ये मेरा अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूं, बट शायद ये मेरा अनुमान सही भी निकले। मैं सोचता हूं पहले दिन की कमाई तकरीबन 45 करोड़ होनी चाहिए, या उससे भी ज्यादा भी हो सकती है। कई लोग कह रहे हैं 50 करोड़ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पर कल 26 जनवरी की छुट्टी है और स्काई इज द लिमिट। मतलब कल तो इस फिल्म का बिजनेस आसमान छुएगा। और मेरा ये भी मानना है कि ये 5 दिन का वीकेंड है, क्योंकि आज वेडनेसडे है, वर्किंग डे है, उसके बावजूद ये कलेक्शंस हैं। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 5 दिन को मिलाकर मुझे लगता है तकरीबन 200 करोड़ रुपए इसका नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस होना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। तरन आदर्श के अनुमान हवाई नहीं लग रहे हैं। देश भर में पठान को लेकर क्रेज भी ऐसा ही दिख रहा है। शाहरुख खान की फिल्म पूरे 5 साल के बाद आई है, इसीलिए उनके फैंस से इंतजार नहीं हो रहा। कहीं भीड़ थिएटर खुलने से पहले ही जबरन अंदर दाखिल हो गई, तो कहीं शाहरुख खान के फैंस थिएटर में ही नाचने लगे। कहीं शाहरुख के पोस्टर को दूध से नहलाया गया, तो कोई मूवी देखकर इतना भावुक हो गया कि रोने ही लगा। इसीलिए तो शाहरुख खान को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार कहा जाता है। उनके फैंस से खुद सुनिए, थिएटर से बाहर निकलते हुए कोई ऐसा नहीं मिल रहा जो मूवी को खराब बता रहा हो। बहुत अच्छे, जिन लोगों ने पठान मूवी को बायकॉट करे उनको एक बार फिजिकली जाके मूवी देखनी कैसी लगी? Awesome, yes, back पठान, you are looking Absolutely awesome, walking awesome, evergreen, पूरा मजा आया मूवी एकदम बेहतरीन।
बेटी संभाल लो मूवी पठान। कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा। बेस्ट कैसी लगी? अमेजिंग अमेजिंग। कोई कंट्रोवर्सी देखने को? नो नथिंग। कैसी लगी? नाइस। कैसी लगी? बहुत कोई एक लाइन बताना चाहेंगे? तेरे लिए नहीं किया। अनबीटेबल। जिस दिन बाइकआउट की थी ना, उसने सिर्फ एक जजमेंट में किया था कि रंगे, लेकिन पूरी मूवी पूरी देशभक्ति वाली मूवी है। आपको इमोशन, आपके आंसू भी निकलेंगे, आपको मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। तमाम लोग यहाँ पर कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया मूवी है, एक बार वॉच की नहीं, आप बार बार दिखे। कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा थी। कुछ कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी मूवी है। ब्लॉकबस्टर सुपर हिट मूवी, 5 में से 5 स्टार, 5 में से 5। बॉयकॉट करने की बात? नो बाइकआउट। कोई बाइकआउट नहीं, सब सजेस्ट कर रहे हैं। बवाल मूवी है, एकदम एंटरटेनमेंट, मजा आ जाएगा। आप भी देखने जाओ सबको। एक नंबर। कैसी लगी? बहुत अच्छी मूवी। शाहरुख खान, दीपिका, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। सलमान भी आए? हाँ, सलमान आया है, टाइगर भाई आए हैं, और लास्ट में ये भी बोला गया है कि फिर से मूवी हम लोग ही करते हैं, हमारी जगह कोई नहीं ले पाएगा, ऐसा बताया है। थैंक यू। तो कैसी लगी? सुपर हिट। क्या मजेदार है। What a comeback, amazing. 4 साल बाद शाहरुख खान स्क्रीन पे, मजा आया? मजा आया और देखना चाहते हैं। अब तो ये शुरुआत है, पठान 2 आने दो, तब देखेंगे। बहुत अच्छी थी, 5 साल बाद एंट्री अच्छी थी। इतने टाइम बाद शाहरुख खान स्क्रीन पे, मजा आया? बहुत मजा आया। तमाम फिल्म समीक्षक भी पठान को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। भारत के बड़े फिल्म क्रिटिक तरन आदर्श ने पठान को 4.5 स्टार दिए हैं। मूवी क्रिटिक रोहित जायसवाल ने भी पठान को 4.5 स्टार दिए हैं। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट सुमित केडल ने भी पठान को 4.5 स्टार दिए हैं। कंप्लीट एंटरटेनर जो आप एक्सपेक्ट करते हैं इस फिल्म से। इस फिल्म में स्टार्स है, स्टार पावर है, स्केल है, सॉन्ग्स है, स्टंट्स है, एक्शन है, लोकेशंस हैं, मतलब जो आप चाहें वो है। एंड ऑफ कोर्स सरप्राइजेस भी है एंड ऑफ कोर्स शाहरुख खान लाइक नेवर बिफोर। एक शानदार वापसी। आप एक पर्टिकुलर एज के हैं, उसके बावजूद जो उन्होंने एक्शन किया है, और मैं कहूंगा कि लाजवाब एक्शन है इस फिल्म में। ऐसा एक्शन मैंने हिंदी सिनेमा के पर्दे पे आज तक नहीं देखा है। और ये कितनी खुशी की बात है कि ये जो फिल्म है ये एक लेवल हिंदी सिनेमा को ऊपर ही लेके जाती है। कहीं ऐसा महसूस नहीं होता कि आपने यार ये क्या देख लिया हमने, मतलब ये देखने आए थे क्या? ये जो सवेरे 7 बजे के शो या 6 बजे के शोज कई जगह लगे हैं, तो क्या हम ये देखने आए थे? मैं कहूँगा कि जो निर्देशक हैं, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनको भी शाबाशी है, उनको डिस्टिंक्शन मार्क्स है। और प्रोड्यूसर यशराज फिल्म आदित्य चोपड़ा को डिस्टिंक्शन मार्क्स है कि उन्होंने इस तरह की फिल्म को, जो हम कहते हैं कि आजकल आप बड़े पर्दे पर फिल्म बनाइए, बड़े पर्दे पर लोग फिल्म देखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसी फिल्में दुनिया भर में क्रिटिक प्रूफ मानी जाती हैं। इसकी रिव्यू का कोई खास मायने होता नहीं है। बट अगर मैं पर्सनली एज अ व्यूअर अगर बात करूं तो यस, इतना खर्चा किया गया है, इतने सारे स्टंट सीक्वेंसेस हैं, इतने सारे चेज सीक्वेंसेस हैं, चाहे वो गाड़ी हो, हेलीकॉप्टर हो, ट्रेन हो, बजूका हो, मिसाइल हो, मतलब कुछ छोड़ा नहीं है, कोई कसर नहीं छोड़ा है। बस एक चीज छोड़ दिया है कि बस रिस्पाइट नहीं है, कोई ऐसा समय नहीं मिलता है कि थोड़ा सा भी ठहराव हो, मतलब एक के बाद। बट ये जरूर कहूंगा कि इसके जो असली स्पेक्टिकल है वो शाहरुख खान है। मतलब फिटनेस गोल्स उन्होंने सेट किया है। 57 है उनकी उम्र, राइट? एंड वो जब आते हैं अपने 6 पैक के साथ, इट्स इनक्रेडिबल। इतने साल में मुझे लगता है सबसे गुड लुकिंग शाहरुख खान ये वर्जन है। पठान की रिलीज वाले दिन विरोध भी खूब हुआ। कई शहरों में आज विरोध देखने को मिला।
इंदौर के सपना संगीता मल्टीप्लेक्स में शाहरुख की फिल्म पठान के पहले शो के लिए जब दर्शक पहुंचे तो हिंदूवादी संगठन और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भारी हंगामा किया, जिसके बाद संचालकों ने शो रद्द करने का निर्णय लिया। बेंगलुरु में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। यूपी के आगरा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म के विरोध में मार्च निकाला। बिहार के भागलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म का विरोध किया। भागलपुर के दीप प्रभा सिनेमा हॉल में एबीवीपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर फाड़कर विरोध दर्ज कराया। और गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कार के विजेताओं के नामों का ऐलान कर दिया गया है। 2 जांबाज अफसरों को कीर्ति चक्र जबकि 7 शूरवीरों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। मेजर शुभांग और नायक जितेंद्र सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा, जबकि कैप्टन राकेश टीआर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। इनके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू में रैली होने वाली थी। कैप्टन राकेश को खबर मिली कि कुछ फिदायिन रैली पर अटैक कर सकते हैं। खबर मिलते ही कैप्टन राकेश ने अपनी टुकड़ी को लीड किया। कैप्टन राकेश ने देखा कि आतंकी क्वाडकॉप्टर उड़ा रहे हैं। कैप्टन राकेश ने आतंकियों को घेर लिया। आतंकियों ने गोली चलाना शुरू कर दिया, लेकिन कैप्टन राकेश ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आतंकियों को मार गिराया। इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।